गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। हमने प्रीवियस वीडियो में नेपाल के संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख तत्वों पर हमने चर्चा की थी कि नेपाल का संविधान है अब तक कितनी बार बनाया जा चुका है और संविधान का निर्माण किया गया है, अब तक कितनी बार संविधान का निर्माण किया जा चुका है और उस समय संविधान में किसकी भूमिका सबसे अधिक रही है या संविधान सभा का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया है। इसके बाद में हम प्रमुख बातों के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ साथ ही अब हमें इसके जो महत्वपूर्ण तत्व और है संस्थाओं की रूपरेखाओं के, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वैसे वैसे क्या है आप प्रॉपर्ली क्या है नोट्स तैयार करते रहें। नोट्स तैयार करने से क्या होगा कि जब आप वापस से रिवीजन करोगे, दोहरान करोगे तो आपके इजीली रहेगा तैयारी करने में, रीडिंग करने में, और उसके बेनिफिट आपको नेक्स्ट टाइम देखने को, जब एग्जाम टाइम होगा आपका या जब दोबारा आप रीड करोगे तो बेनिफिट आपको उस समय देखने को मिलेंगे। तो आज हमें अपने संविधान क्यों और कैसे की जो अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व है इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा के कुछ बिंदु हम कल पढ़ चुके थे और इसके आगे जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उस संविधान व्यवस्था में शक्तियों का क्या है विभाजन किया गया है और विभाजन होने के कारण क्या है कि शक्तियों को व्यवस्थित रूप से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समूह में स्पष्ट रूप से बांटा गया है। बात करते हैं आगे हमें कि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है ये किन किन के मध्य में किया गया है। प्रमुख रूप से एक प्रकार से जो सरकार के अपने अंग है उनके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन है वो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब आते हैं अंग कौन कौन से हैं जिनमें संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात आती है विधायिका की। विधायिका को हम क्या है कि संसद भी कहते हैं, विधायिका को क्या कहते हैं, संसद भी कहते हैं। और कार्यपालिका और न्यायपालिका, प्रमुख रूप से इन तीन अंगों के अंतर्गत सरकार की समस्त शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक प्रकार से कहे तो सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं, संसद भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, कानून को निर्माण करना। इसका प्रमुख रूप से होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है कि कहीं भी कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो प्रमुख अंग है इनमें कहीं भी अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका में अगर दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार में वो समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो प्रमुख रूप से न्यायपालिका है इन समस्याओं का समाधान करती है, या कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है, तोड़ता है तो उसको सजा देने का प्रमुख कार्य भी कौन करती है, न्यायपालिका। इस प्रकार तीनों अंगों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है वो संविधान के अंदर देखने को मिलता है। अब आती है आगे महत्वपूर्ण बिंदु की स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन की व्यवस्था है भारत में वो क्या प्रमुख रूप से निर्वाचन आयोग को दी गई है, जिसके द्वारा किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान रूप से क्या है कि मत देने का, राजनीतिक पदों में शामिल होने का, अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए। लेकिन योग्यताएं होनी जो निर्धारित की गई है वो उस व्यक्ति में होनी प्रमुख रूप से बताई गई है। बात आती है कोई एक संस्था संविधान को नष्ट नहीं कर सकती। जब भारतीय संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तो किसी एक से जो अंग है उसको विशेष शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। अब विशेष शक्तियां प्रदान नहीं करने के कारण क्या है कि कोई भी एक अंग है उस भारतीय संविधान को नष्ट नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में देखने को स्पष्ट रूप से मिलता है। बात आती है अतिक्रमण को दूसरी संस्थाएं नियंत्रित करना। अब मान लो कोई एक अंग है, वो मान लो कि संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो अपनी जो अन्य जो शक्तियों को बांटा गया जिन समूहों में, जिन तत्वों में, जिन वर्गों में, जिन अंगों में, वो क्या करती है उस अंग को नियंत्रित करती है। जो अंग है संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उस अंग को दूसरे अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिस कारण क्या है संविधान नष्ट नहीं होता, संविधान को बचाया जा सकता है। बात आती है कि अवरोध व संतुलन का कुशल प्रयोग। हम देखते हैं कि अवरोध और संतुलन का समुचित उपयोग भी क्या है भारतीय संविधान में किया है। कैसे कि एक अंग है वो दूसरे अंग के सहायक के रूप में कार्य करता है और इसके साथ साथ क्या है परस्पर संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है। यानी एक अंग है वो दूसरे अंग की मदद करता है, लेकिन बिना आवश्यकता के, बिना परामर्श के एक अंग है वो दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, एक दूसरे कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार क्या है कि परस्पर पृथक्करण का सिद्धांत भी पाया जाता है और संतुलन का सिद्धांत भी देखने को प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है कि भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित। अब ये भारतीय संविधान की सफलता निश्चित होने का प्रमुख कारण क्या है
कि शक्तियों का विभाजन किया गया है और विभाजन करने के कारण के सबके दायित्व निश्चित कर दिए गए और सबके दायित्व निश्चित होने के कारण के पहली बात तो कार्यों में उनके क्या है कि निखार आता है, उनकी गति आती है और विशिष्टता आती है। क्योंकि एक ही कार्य जब एक ही व्यक्ति लगातार करता है तो क्या होता है कि उस कार्य को करने की जो क्षमता है उसकी बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि एक अंग है वो दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक प्रकार से सहयोग संतुलन का सिद्धांत देखने को प्रमुखतः मिलता है। बात आती है कि बाध्यकारी नियम, मूल्य व प्रक्रिया। अब संविधान का निर्माण तो हो गया, लेकिन कुछ नियम, कुछ बाध्यकारी तत्वों का भी होना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी अंग को या किसी भी व्यक्ति या समूह को अपन अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उसको अधिकार को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। कुछ नियम प्रतिबंध लगाने भी आवश्यक है ताकि वो अपने क्षेत्र में और अपने जो उनको दायित्व दिए गए हैं उन दायित्वों के अंतर्गत रहते हुए कार्य करे, अपने दायित्वों का दुरुपयोग नहीं करे, समुचित उपयोग करे। ये बात प्रमुखता देखने को मिलती है। बात आती है कार्य प्रणाली में लचीलेपन का संतुलन होना। हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें प्रमुख रूप से क्या है, जो कार्य प्रणाली है उसमें लचीलेपन का संतुलन देखने को मिलता है। यानी आवश्यकता के आधार पे अगर जरूरत पड़ती है तो लचीलेपन का गुण भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। यानी आवश्यकता होने पे, मांग होने पे इसमें कुछ संशोधन या परिवर्तन भी किया जा सकता है। बात आती है आवश्यकता व परिस्थितियों में परिवर्तन। हम देखते हैं जिस टाइम संविधान बनाया गया और वर्तमान समय की बात करें तो काफी कुछ स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, परिवर्तन देखने को मिलती है। और परिवर्तित स्थितियों के कारण क्या है कि समय समय के आधार पर हम देखते हैं कि संविधान में आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन व आवश्यकता के आधार पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। बात आती है कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट। अगर देश का संविधान कठोर हो, ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा मजबूत हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत अधिक कठोर हो गया और उसमें परिवर्तन नहीं किया गया तो ऐसा किसी भी देश का संविधान हो वो पूर्णतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। बात आती है आगे कि संविधान का अत्यधिक लचीला न होना। अब सबसे बड़ी एक बात ये भी देखने को मिलती है कि संविधान लचीला भी नहीं होना चाहिए अत्यधिक, कि उसमें हर कोई परिवर्तन कर सके, आसानी से परिवर्तन किया जा सके, ऐसी व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। इसमें मजबूत और लचीलेपन का गुण है वो सामान्य रूप से देखना चाहिए, लेकिन हर कहीं समय पे संविधान में परिवर्तन संशोधन नहीं होने चाहिए। बात आती है नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना। नई परिस्थितियां यानी वर्तमान समय की मांग क्या है, वर्तमान समय की आवश्यकताएं क्या है, जनता का विकास कैसे होगा, जनता के विकास के प्रमुख आधार क्या है, क्या नियम है, इनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना है, संविधान में कुछ संशोधन या परिवर्तन कर देना। बात आती है भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। भारतीय संविधान की बात करें तो एक प्रकार से भारतीय संविधान एक लिखित और कठोर और लचीला संविधान है। एक प्रकार से भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज भी जीवित दस्तावेज का एक स्पष्ट उदाहरण ये होता है कि हम आवश्यकता के आधार पे उस दस्तावेज में, उन नियमों में, उन कानूनों में आवश्यकता और परिस्थिति में अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इस कारण क्या है, प्रमुख रूप से भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज कहा गया है, जिसमें क्या है कहीं कठोरता देखने को मिलती है, कहीं लचीलापन भी का गुण है वो सामान्य रूप से मिश्रण दोनों का देखने को मिलता है। बात आती है परिवर्तन की संभावना व ठोस रूप में संतुलन बैठाना। परिवर्तन की संभावना यानी आवश्यकता होने पे संविधान में क्या है कि परिवर्तन की संभावना बनी रहती है और उसके साथ साथ क्या है कि ठोस रूप में संतुलन बैठाना। यानी कहीं ऐसा लगता है कि परिस्थितियां ज्यादा गंभीर हो गई है और जो अपने शक्तियों का विभाजन किया गया है उनका केंद्रीकरण किया जाना हो तो भी क्या है कि संविधान है वो ठोस रूप से संतुलन बैठा सकता है और अपना कार्य प्रमुखता कर सकता है। बात आती है संविधान दीर्घायु होगा वह जनता का आदर प्राप्त होगा। कौन सा संविधान दीर्घायु होगा, यानी वह संविधान लंबे समय तक चलेगा जो संविधान क्या है जनता की आकांक्षाओं, जनता की इच्छाओं, जनता की जो प्रमुख इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और जनता के जो विकास से संबंधित है वो संविधान क्या होगा, दीर्घायु होगा। दीर्घायु होता है लंबे समय तक जिसका अस्तित्व बना रहेगा। बात आती है जनता का आदर प्राप्त होगा। कैसे संविधान को जनता का आदर प्राप्त होगा, जो संविधान जनता से संबंधित होगा, जनता से जुड़ी हुई भावनाओं से संबंधित होगा, जनता क्या चाहती है उससे संबंधित होगा, ऐसा संविधान क्या है जनता का आदर प्राप्त उसको होगा पूर्ण रूप से। बात आती है कोई भी वर्ग या समूह संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। भारतीय संविधान की विशेषता ये देखने को मिलती है
कि कोई भी वर्ग या समूह है वो भारतीय संविधान को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसी के एक अंग को क्या इतना पावरफुल या मजबूत नहीं बनाया गया है कि वो संविधान का अतिक्रमण कर सके, संविधान को नष्ट कर सके। इस कारण क्या है, वर्ग या समूह के द्वारा भी भारतीय संविधान को नष्ट नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे कि किसी संविधान है उसकी सत्ता मान्य है या नहीं है, या उसके मान्य होने का प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बात आती है किसी संविधान की सत्ता मान्य है, 3 प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं। यानी किसी देश के संविधान की सत्ता मान्य है, ये क्वेश्चन अपने आप से प्रत्येक व्यक्ति पूछ सकता है कि इसके प्रमुख कारण कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आती है सबसे पहले, क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वो विश्वसनीय थे। पहली बात ये आती है कि जिन लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, संविधान को बनाया गया है, क्या वो लोग विश्वसनीय थे, विश्वास पात्र थे, या जनता के जो हित को चाहने वाले थे। क्या ऐसे व्यक्ति थे जो जनता के हित को चाहने वाले थे, जनता का जिन्होंने विश्वास प्राप्त था, जनता जिनका आदर करती थी, क्या संविधान को बनाने वाले ऐसे विश्वसनीय लोग थे। पहली बात ये अपने आप से हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आता है कि किसी एक समूह के द्वारा संविधान को नष्ट करना आसान नहीं। दूसरी बात ये आती है, हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि संविधान को नष्ट किया जा सकता है क्या, कोई एक समूह है, एक वर्ग क्या संविधान को नष्ट कर सकता है क्या। इसके उत्तर हम जो पीछे हमने रीड किया है, अभी जो अध्ययन किया है, जो समझा है, उसके द्वारा हम अपने आप से इसके आंसर अपने आप अपन को मिल जाएंगे। तीसरी बात इसमें आती है, इसी के साथ दूसरे पॉइंट के अंतर्गत, क्या संविधान सबको ऐसा कारण देता है कि वो संविधान का पालन करें। क्या संविधान का हम जो पालन करते हैं इसके पीछे कोई ना कोई कारण है क्या संविधान ने हमारे लिए कुछ किया है क्या, या संविधान में कुछ ऐसे सिद्धांत या नियम है क्या जो हमारे लिए हैं, हमारे लिए होने के कारण क्या हम संविधान का पालन करेंगे, क्या हम संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे, क्या सम्मान का, नियमों का हम आदर सम्मान करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हम अपने आप से कर सकते हैं। बात आती है, क्या संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है। क्या संविधान है वो लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की इच्छाओं, लोगों की भावनाओं से संबंधित है, या लोगों की भावनाओं से संबंधित नहीं है। लोग जो चाहते हैं, जो उनको हित चाहिए, जो लाभ चाहिए, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का जो सिद्धांत या व्यवस्था है, क्या वो संविधान में है क्या, ऐसी आकांक्षाओं का पिटारा संविधान है क्या। तो प्रमुख रूप से इन तीनों चीज़ों के जो क्वेश्चन है अपने, इनके आंसर अपने आप हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हमने इसका पूर्णतः विवरण कर लिया है। और तीनों ही पॉजिटिव उत्तर आएंगे, इनके नेगेटिव उत्तर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जो अभी तक अध्ययन किया, जो समझा, जो समझने का प्रयास किया, वो प्रमुख रूप से इन बातों को स्पष्ट करता है। बात आती है भारतीय संविधान कैसे बना, एक प्रमुख विषय, क्योंकि हम भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या भारतीय संविधान कैसे बना, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से इसके बारे में बातचीत करेंगे। बात आती है औपचारिक रूप से संविधान को किसने बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात ये बनती है कि संविधान को बनाया किसने था। तो ध्यान रखना, संविधान को जो बनाया गया है वो संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। किसने बनाया संविधान को, औपचारिक रूप से संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया है। बात आती है संविधान सभा को निर्वाचित किया गया। संविधान सभा को कब निर्वाचित किया गया, क्या विभाजन से पहले निर्वाचित किया गया या विभाजन के बाद में निर्वाचित किया गया। तो ध्यान रखना, अविभाजित भारत में संविधान सभा को निर्वाचित कब किया गया, अविभाजित भारत में, यानी आजादी से पूर्व ही क्या है कि संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था। बात आती है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम मीटिंग हुई थी, प्रथम जो सभा हुई थी, वो कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम सभा, प्रथम मीटिंग हुई थी। बात आती है कि संविधान सभा की पुनः बैठक कब हुई। पुनः का मतलब होता है दोबारा। संविधान सभा की पुनः बैठक है, सभा है, वो कब हुई थी। तो ध्यान रखना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी, 14 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी, विभाजित भारत में। कब हुई थी, विभाजित। इस समय भारत का विभाजन हो गया था। भारत माता के 2 टुकड़े इस समय विभाजन के रूप में कर दिए गए थे। एक हिस्सा किसके रूप में आ गया, पाकिस्तान के रूप में, और एक हिस्सा किसके रूप में आ गया, भारत के रूप में आ गया था। बात आती है संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे, जिनका निर्वाचन हुआ था, किस प्रक्रिया से हुआ था, क्या प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। किसके द्वारा चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार से, किसके द्वारा चुने गए थे, तो ध्यान रखना प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। किनके द्वारा सदस्य चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा क्या है, संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। बात आती है कि संविधान सभा की जो रचना है
वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? संविधान सभा की जो रचना है, जो व्यवस्था है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ध्यान, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की रचना की जो व्यवस्था है प्रमुख रूप से की गई थी। बात आती है ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति। अब आती है ये कैबिनेट मिशन है, ये किसके रूप से, किससे जुड़ी हुई है? ध्यान रखना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति है, उसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। क्या नाम है? कैबिनेट मिशन के द्वारा ही प्रमुख रूप से क्या है कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख निर्णय, प्रमुख जो फैसले, प्रमुख विचार है, वो प्रमुख रूप से कैबिनेट मिशन के द्वारा ही प्रमुख रूप से किए गए थे।